नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल न्यूज इन्फॉर्मेशन विद संदीप चौधरी में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक। वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं और स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले ई रक्त कोष के बारे में। तो बेसिकली ई रक्त कोष है क्या? तो ई रक्त कोष फिलहाल वो लोग जो कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं उनके ब्लड का इस्तेमाल किया जा सकता है क्रिटिकल इल पेशेंट को ठीक करने में बाय प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा, और इस थेरेपी के द्वारा उनकी जान भी बचाई जा सकती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं और वो आगे आ रहे हैं ब्लड को डोनेट करने के लिए। बट सरकार के सामने एक क्रिटिकल सिचुएशन ये आ रही है कि उस ब्लड को स्टोर कहाँ पर करा जाए, उस ब्लड का स्टोरेज कहाँ पर हो। तो इसके द्वारा है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये ब्लड का जो स्टोरेज है वो रखा जाएगा ई रक्त कोष में। ये जो ई रक्त कोष है वो स्टार्ट हुआ था 2016 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर के द्वारा। तो ये देखो सेंट्रलाइज्ड ब्लड बैंक मैनेजमेंट है। सिंपल भाषा में हमारे देश में ब्लड बैंक को मैनेज करने के लिए एक सेंट्रलाइज सिस्टम है। इस पोर्टल की सहायता से देश में सरकारी और प्राइवेट ब्लड बैंक मैनेज किया जाएगा और पोर्टल कंप्रहेंसिव आईटी सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कैसे ब्लड बैंक ऑपरेट करेंगे, कैसे फंक्शन करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होगा, तमाम तरह की जानकारी आप इस पोर्टल पर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपके पास कौन सा नियर बाई ब्लड बैंक है और उस ब्लड बैंक के अंदर कौन से ब्लड ग्रुप का ब्लड मौजूद है, तो वो सारी जानकारी आप ई रक्त कोष पोर्टल पर प्राप्त कर सकते हैं। देखो, इसका फायदा सिंपल सा ये होगा कि किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो कम समय में हम पता लगा सकते हैं कि हमारे नियर बाई ब्लड बैंक कौन सा है और पेशेंट को कौन से ब्लड की आवश्यकता है। तो जो ई रक्त कोष पोर्टल है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेबलाइज किया था 2016 में। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आज के लिए और आने वाले टाइम के लिए। हम पता लगा सकते हैं कि क्या सिचुएशन है किसी पेशेंट की, कितना उसको ब्लड चाहिए। पहले क्या होता था, ब्लड का व्यापार होता था, जो गरीब लोग होते थे वो अपने ब्लड को बेच देते थे। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2016 में ई रक्त कोष स्टार्ट किया था। ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। अब अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा विद्यादान 2.0। विद्यादान प्रोग्राम पिछले साल सितंबर में स्टार्ट किया गया था सीबीएसई के द्वारा। लेकिन क्यों? देखो, आपने देखा होगा खासकर शहरों में बहुत सारे स्कूल ऐसे होते हैं जो लेटेस्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं बच्चों को सिखाने के लिए, ताकि लर्निंग आउटकम इंक्रीज हो, बच्चे आसानी से समझ सकें उस चीज़ को। उनके द्वारा डिजिटल कंटेंट भी तैयार किया जाता है। लेकिन हमारे देश में बहुत सारे स्कूल ऐसे भी हैं जो कि रिमोट एरिया में हैं, जो अभी पुराने मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बच्चों को सिखाने के लिए सीबीएसई ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया था। लेटेस्ट टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत सारे स्कूल, वो अपने बेस्ट प्रैक्टिस को शेयर कर सकें, वो अपने ई लर्निंग प्रोग्राम को शेयर कर सकें या दान कर सकें, ताकि दूर दराज के जो स्कूल हैं, जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो इस टेक्निक या ई कोर्स लर्निंग प्रोग्राम का इस्तेमाल कर सकें। आजकल देखो हालात ऐसे हैं कि लॉकडाउन की वजह से बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे, तो सरकार फोकस कर रही है ज़्यादातर ई लर्निंग स्टडी के ऊपर। तो ऐसी सिचुएशन में आम किया गया सरकार की तरफ से कि आपके देश में, मतलब भारत देश के अंदर बहुत सारे वेरियस कंटेंट कंट्रीब्यूटर हैं जो सरकार को ई लर्निंग प्रोग्राम प्रोवाइड कराएं। इसके अंदर नोट्स भी आ सकते हैं, वीडियोस भी आ सकती हैं, और वो वीडियोस को तुम इंडिविजुअल या किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी शेयर कर सकते हो, जो कि दीक्षा ऐप की सहायता से एचआरडी मिनिस्टर के साथ होगी। और देखो, जो ये एचआरडी मिनिस्टर इन वीडियो नोट्स को शेयर करेगा, ना सिर्फ स्कूलों में बल्कि कॉलेज में जो ग्रेजुएट तथा पोस्ट ग्रेजुएट जो स्टूडेंट हैं, तो आपके पास भी कोई अगर ई लर्निंग अगर नोट्स हैं या वीडियोज हैं, तो आप भी इस दीक्षा ऐप पर शेयर कर सकते हैं एचआरडी मिनिस्टर के पास, ताकि जो गरीब बच्चे हैं उनको हेल्प मिल सके। तो ये था हमारा टॉपिक विद्यादान 2.0 के द्वारा। अब बात करते हैं हम आगे जूनोटिक डिजीज के बारे में। देखो, जूनोटिक डिजीज होती क्या है? तो जूनोटिक डिजीज, जिन्हें हम जूनोसिस भी बोल सकते हैं, ये वो डिजीज होती हैं जर्म्स के कारण होती हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, और यही जर्म्स आ जाते हैं एनिमल से ह्यूमन बीइंग के अंदर। तो फॉर एग्जांपल, जैसे कोविड-19 है, पहले इसका होस्ट बैट्स बता रहे थे, लेकिन अब इसका होस्ट खुद ह्यूमन ही हो गया, यानी ह्यूमन टू ह्यूमन ये ट्रांसफर हो रहा है। तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यानी कि यूएनईपी के द्वारा ह्यूमन में जो 60% इन्फेक्शन जो डिजीज होती हैं वो जूनोटिक डिजीज ही होती हैं। ऐसे पैथोजन के कारण होती हैं जो कि एनिमल से ट्रांसफर हुए हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर।
अब हम रीजन की बात करें तो यूएनईपी के अनुसार इन्होंने बताया है कि इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है और जो ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण लैंड यूज चेंज, जिसकी वजह से एनिमल का हैबिटेट है वो भी श्रिंक हो रहा है और इंट्रैक्शन है जो ह्यूमंस और एनिमल के बीच वो बढ़ी है। तो इस वजह से इन पैथोजन का एनिमल से ह्यूमन बींग्स में ट्रांसमिशन ज़्यादा हो रहा है। इसके अलावा वेदर प्रॉब्लम है और ह्यूमन बिहेवियर में बदलाव होना, ह्यूमन एक्टिविटी जैसे कि ट्रेवल, वाइल्ड लाइफ, अर्बनाइजेशन, मेडिकल या डाइटरी प्रीफरेंस, तो कुछ ऐसे रीजन हैं जिनकी वजह से जूनोटिक डिजीज ज़्यादा इमर्ज हो रही हैं, ज़्यादा एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिशन हो रहा है उनका। तो जो कोविड-19 है ये भी एक जूनोटिक डिजीज है। कोविड-19 के अलावा हम बात करें जीका वायरस जो था, इबोला था, बर्ड फ्लू था, तो ऐसे काफ़ी वायरस या बैक्टीरिया या पैथोजेंस होते हैं जो एनिमल से ट्रांसफर हो रहे हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर। तो ये थे हमारे आज के 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रिलेटेड हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड हैं, आने वाले एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट हैं और नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाएं और घर पे रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।